बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह से दुआ गो कि जहाँ कहीं भी आप हैं, दुनिया के जिस जिस कोने में आप हैं, आप अपने अहल व अयाल, अपने अहल खाना, अपने प्यारों के साथ खुश खुर्रम हो। नाज़रीन कराम, आज का दिन सियासी तौर पे आज भी बहुत मसरूफ़ दिन रहा। इतनी तेज़ी से खबरें आ रही थी कि किसी एक खबर पे नज़र रखना मुहाल था, और एक खबर को अगर आप डाइजेस्ट कर रहे हैं तो अगली खबर आपकी मुंतज़र थी। तो आज इतना मसरूफ़ दिन है और इतने सारे टॉपिक्स हैं, और आपको पता है कि वीडियो की तवालत का भी एहसास होता है, इसलिए हमारी ये मंशा होती है कि छोटी से छोटी वीडियो को रखा जाए ताकि हमारे नाज़रीन को, व्यूअर्स को देखना ये मुश्किल ना लगे। लेकिन किसी एक वीडियो में इतने वाक़यात को समोना, बंद करना, उन पे बात करना, उन पे तज़िया अपना देना, ये छोटी वीडियो में इसको नहीं समझा जा सकता। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सामने आज के दिन का सारा अहवाल रखा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज अपनी अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में सवात में एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम से ख़िताब किया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो जज़्बाती अंदाज़ है, फिर जिस तरह क्राउड उनका जवाब देता है, शायकीन लोग जो जलसे में मौजूद होते हैं, शुरका उनके हर जुमले, हर नारे पे लब्बैक कहते हैं। और ख़ास तौर पे आज का जो जलसा था, इंतहाई जज्बाती जलसा था। और सवात जैसे एक शहर में आपको पता है कि इतनी तादाद में इतना बड़ा जलसा मुनक़्क़िद करना कोई मामूली बात नहीं है। और माशाअल्लाह इमरान खान साहब को आज फिर मुबारक हो इतना बड़ा जलसा मुनक़्क़िद करने पे। तो उन्होंने इस जलसे में बहुत सारे मौज़ूआत पे बात की। सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ का कहा कि मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि इस्लामोफ़ोबिया के मुतल्लिक़ जो उनका स्टैंस था, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी जनरल असेंबली में इस पे बात की, या जो बैरूनी वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, बरतानिया, जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं, उनके साथ जब भी उनके प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट के साथ जब भी उन्होंने इंटरेक्ट किया है, तो इस्लामोफोबिया के मुतालिक उन्होंने इस बात को हमेशा उसका तज़किरा किया है। तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जो आज मुझे ख़ास तौर पे इसलिए खुशी है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामोफोबिया के टॉपिक पे उनकी बात को सराहा और उसको एक्सेप्ट किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कभी दुनिया के किसी भी मुल्क में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मगरब में, जब भी कभी नामूस-ए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में हज़ूर सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी की गई, तो मुसलमान स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो जज्बात में आके जो एहतजाज करते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो उल्टा उनके साथ ज़्यादती भी होती थी। और उन्हीं को कहा जाता था कि ये दहशतगर्दी करते हैं और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ लेके मगरिब का जो लाइफ़स्टाइल है, जो उनका वे ऑफ लाइफ है, जो उनकी सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, उन पे अटैक करते हैं। तो इस ज़िम्न में इमरान खान साहब ने दोबारा कहा, इसलिए मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस्लामोफोबिया के मुतालिक उनके स्टैंड पर दुनिया ने लब्बैक कहा। और इसके साथ ही उन्होंने ज़िक्र किया कि इंडिया में जो आजकल के हालात हैं, स्पेशली जो मुसलमान अवाम के साथ वहाँ पे सलूक किया जा रहा है, उसकी एक मिसाल का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि आज इंडिया में कर्नाटका की एक अदालत ने एक मुस्लिमा खातून को स्कार्फ पहनने पे पाबंदी लगाई और ये रूलिंग दी कि इस्लाम के नाम पे आप स्कार्फ नहीं पहन सकते, क्योंकि स्कार्फ पहनना एक बुनियादी हकूक में नहीं आता। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये कहा कि भारत जैसे सेकुलर मुल्क का आज ये हाल है कि वहाँ पे मुसलमानों को रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। और इस ज़िम्न में इस्लामोफोबिया के मुतालिक बात करने की अहमियत सबसे ज़्यादा, अगर आज नहीं तो कभी नहीं इस तरह की पहले माजी में ज़रूरत पेश आई। तो एक उन्होंने दूसरी तरफ सियासत के ऊपर आते हुए उन्होंने एक दफ़ा फिर अवाम को मुखातब करके एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपको ख़बरदार किया था ना कि माजी में जो लोग, जो अपोजिशन पार्टियों के, सियासी जमातों के रहनुमा जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते थे, जो एक दूसरे की किरदार कशी करते थे, जो एक दूसरे को अलकाबात से जानते थे, जो एक दूसरे की जान के खून के प्यासे थे, वो एक वक्त आएगा जब वो शीर और शक्कर हो जाएंगे, जब वो अपने मफादात को बचाने के लिए सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने ये बताया कि आप सब ये देख रहे हैं, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि किस तरह आज तहरीक अदम एतमाद के नाम पे बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए
ये तीनों चूहे इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने तीनों चूहे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के लिए, कि ये तीनों चूहे इकट्ठे हो गए हैं और आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। जो ये माफिया बन के एक दूसरे के फ़ायदे देते हैं, उनके लिए ये सब इकट्ठे हों। उन्होंने कहा ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं ताकि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए, ताकि जो हम मुल्क के लिए बेहतरी सोचते हैं, मुझे उन कामों को करने से रोका जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरका को गवाह बनाते हुए उन्होंने कहा कि आपके सामने है कि इस मौके पे जबकि मैं पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहता हूँ, खुददारी की बात करता हूँ, मुल्क पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, इस बात का कहता हूँ। तो इसी वजह से अमेरिका को जो मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इसलिए जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, वेस्टर्न कंट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है कि मेरा रजीम चेंज किया जाए और जितने भी सियासी पॉकेट हैं इनको कामयाब किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा और आपको गवाह बना के ये कहता हूँ कि मैं तीनों चूहों का शिकार करूंगा, तीनों चूहों को बंदूक से शिकार करूंगा और एक ही बॉल से मैं तीनों की विकेट उड़ाऊंगा। और ये इन्होंने अच्छा किया, ये सारे इकट्ठे हो गए कि इन्होंने मुझ पे भी एहसान किया, पीटीआई पे भी एहसान किया और पाकिस्तान पे भी एहसान किया कि अब हमें अपने मुल्क की डायरेक्शन सही करने का बहुत कीमती मौका मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ तो कल तक ये कहते थे कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के मुल्की लूटा हुआ खजाना निकालूंगा, पुल के ऊपर उल्टा लटकाऊंगा, लाड़काना की गलियों में घसीटूंगा। और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के मुतालिक जो कहा, वो कहते थे कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, अपनी जायदाद अपनी ज़मीनों पे उनके रेट बढ़ाना चाहता है, इंडिया के साथ बात करता है, मोदी का यार है और क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। और इसी तरह फजल रहमान साहब के मुतल्लिक भी इन्होंने माजी में इनके बयान उठा के देखे तो एक दूसरे के कितने मुखालिफ थे। लेकिन इस मौके पे चूंकि इन्होंने अपनी चोरी बचानी है, अपने डाके बचाने हैं, लूटी हुई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अपने मफादात को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसलिए ये सारे इकट्ठे हो गए। एक और उन्होंने बात की कि एक दफ़ा कुछ अर्सा पहले बरतानिया में मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि हमारे मुल्क का जो टेररिस्ट है वो अल्ताफ हुसैन हज़ारों बेगुनाह मुसलमान पाकिस्तानियों की जानें लेके अब वो लंदन में बैठा हुआ है, पिछले 30 साल से वहाँ बैठा हुआ है। अल्ताफ हुसैन हमारा मुजरिम है, हमारी रियासत का मुजरिम है, हमारे बेगुनाह मुसलमान पाकिस्तानी जो कत्ल हुए हैं उनका नाहक खून उसके हाथों पे है। तो क्या कल हम अल्ताफ हुसैन को बुनियाद बनाते हुए क्या हम बरतानिया पे ड्रोन अटैक कर देंगे? उन्होंने कहा अगर हम आप पे ड्रोन अटैक इस तरह नहीं कर सकते तो आप या कोई और मुल्क किस तरह दूसरे किसी भी सॉवरेन इस्लामी मुस्लिम कंट्री के ऊपर अटैक हमला कर सकता है। इसी तरह उन्होंने फर्दर इस चीज़ पे इस बात का कहा कि 2008 से लेके 2018 तक ये टोटल इस अरसे में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों अदबार इस दौर में शामिल है। 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन हमले किए अमेरिका और इसकी इत्तेहादी अफवाज ने पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें हजारों बेगुनाह पाकिस्तानी मुसलमान शहरियों का खून बहाया गया, जिसमें कोलेक्ट्रल डैमेजेस हुए। ना बच्चों तक जो 6-6, 2-2, 3-3 दिन के बच्चे थे उनको भी इसमें बख्शा नहीं गया। लेकिन मजाल है कि ना ही आसिफ जरदारी ने, ना ही शहबाज शरीफ ने, ना ही नवाज शरीफ ने, ना ही मौलाना फजलुर रहमान ने कभी इंटरनेशनल फोरम पे इस इकदामात की, इस कत्लेआम की के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, बल्कि उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान तो इस्लाम के नाम पे अपनी सियासत करता है। तो पिछले 30 साल से ये पाकिस्तान की अमली सियासत में है, तो एक दफ़ा भी बताएं कि किसी दुनिया के किसी भी लीडर के सामने उन्होंने इस अल्फाज में ड्रोन अटैक के ऊपर या मुसलमान जो पाकिस्तानी हमलों में बेगुनाह शहीद हुए हैं उनके मुतल्लिक एक बात भी कभी उन्होंने कही हो। तो इसी तरह बड़ा चार्ज क्राउड था जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक के बाद एक बाउंसर लगाया
اور اس طرح انہوں نے آج کی یہ تقریر کی. اور اس کے بعد مراد سعید جو کہ اپنی جذبات خطاب میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور ہیں، تو انہوں نے بہت پیاری ایک تقریر کی اور اس میں جلسے کے شرکاء سے ایک حلف نامہ بھی انہوں نے لیا، حلفیہ انہوں نے اقرار کروایا کہ عمران خان کے ساتھ ہر صورت ہر موقع پہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے. تو آج کی دوسری ڈیولپمنٹ میں جو بات زیر گردش رہی وہ یہ تھی کہ کل جو مہر بخاری کو انٹرویو دیا پرویز الہی صاحب نے، چودھری پرویز الہی نے، انہوں نے اس انٹرویو میں اس بات کا اشارہ کیا کہ اگر ہمیں وزارت اعلیٰ دے دی جائے تو ہم حکومت کے ساتھ بھی مزید چلنے کو تیار ہیں. ابھی فی الحال اپوزیشن کی پارٹیز نے، اور جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے وزارت اعلیٰ کے متعلق بات کی اور ان کو آفر کی ہے کہ پرویز الہی صاحب، چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ ہم ان کو دے سکتے ہیں ان کی سپورٹ کے بدلے میں. تو ایک آج انہوں نے انٹرویو اور بھی دیا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 10 لاکھ افراد کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 10 سے 15 جو ان کے گم شدہ ایم ایل اے ہیں ان کو ہی ڈھونڈ لیں تو بڑی بات ہے. تو ناظرین کل رات سے یہ بات زیر گردش تھی اور سیاسی حلقوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی کہ حکمران جماعت پی ٹی آئی کے تقریباً 10 سے 15 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جن کو ان کی رضامندی کے بغیر جبراً ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو ایک ایسے سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے جہاں پہ کسی کی رسائی نہ ہو، اور اس میں تقریباً 3 سے 4 خواتین اراکین اسمبلی بھی ہیں، اور ان کو ایک بھاری معاوضے کا لالچ دے کے ان کی وفاداریاں ان سے خریدنے کا وعدہ لیا گیا ہے، اور ان کو اس کے معاوضے کی جو رقم ہے وہ بھی ان کو کیش ادا کی گئی ہے، کچھ کو ڈالرز میں دی گئی ہے، کچھ کو پاؤنڈز میں دی گئی ہے، اور کئی ایسے اراکین ہیں جن کو اپنی وفاداری بیچنے کا معاوضہ جو ہے وہ ملک سے باہر انٹرنیشنل بینکس میں ان کو پیمنٹ کی گئی ہے. تو اس ضمن میں آج رات تقریباً 9:15 بجے F8 اسلام آباد کی ایک بلڈنگ میں ایک خاتون رکن اسمبلی جو کہ پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی ہے، آج یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر یہ لیک ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے ایک وفد نے ان سے رابطہ کیا ہے، خفیہ طور پہ یہ ملاقات ارینج ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں 40 کروڑ کیش ان کو دکھایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ اپنی وفاداری بدل دیں گے تو آپ کو 40 کروڑ جو اس بیگ میں رقم موجود ہے وہ آپ کو فوراً ادا کی جائے گی. اور یہ بھی مبینہ طور پہ کہا گیا ہے کہ اس خاتون پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی نے 40 کی بجائے ان سے کہا ہے کہ مجھے 50 کروڑ چاہیے اور یہ اماؤنٹ مجھے پاکستان سے باہر ایک بینک میں چاہیے. مبینہ طور پہ یہ بیان تھا اس خاتون پی ٹی آئی کی اس خاتون رکن قومی اسمبلی کے متعلق جس نے خفیہ طور پہ F8 میں اپوزیشن جماعتوں کے ایک وفد سے ملاقات کی ہے. تو آج ایک اور انٹرویو جو میاں شہباز شریف صاحب نے آج انٹرویو دیا ہے حامد میر صاحب کو، اس انٹرویو میں بھی انہوں نے ایک دو باتیں کی ہے جو کہ بڑی ہی اس پہ لیادی ہو رہی ہے. انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ قومی حکومت قائم کی جائے، اور عجیب ہی ایک انہوں نے اپنی ایک لاجک دی ہے کہ جو کچھ آج تک ہوتا رہا اس کو بھلا کے ایک نئے سرے سے ایک پیٹرن سیٹ کریں جس میں ریاست کو ایک صحیح ڈگر پہ چلائیں اور اس طرح کی ایک قومی حکومت فوری طور پہ بنائی جائے. تو حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا کہ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ پی ٹی آئی کے بغیر ہوگی، پی ٹی آئی نے جو ان کا بیڑا غرق کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اس پہ حامد میر صاحب نے کہا تو پھر یہ کس طرح کی قومی حکومت ہوگی جس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوگی. تو فواد چودھری نے اس انٹرویو کے متعلق رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت 63A کے تحت ان پہ مقدمہ قائم کرنا چاہیے جو انہوں نے ایک منتخب شدہ حکومت کو
गिरा के कौमी हुकूमत बनाने की बात की है, इस पे उनके खिलाफ एक मुकदमा होना चाहिए। तो नाज़रीन, इस तरह की और भी कई बयानात हैं जो कि अक़ल से, फ़हम व फ़रासत से बाहिर है, और इस तरह के कई बयानात अब कल की बात है, बल्कि आज भी एक दो जगह पे जावेद लतीफ़ साहब जो कि नून लीग के एक बड़े सरगर्म उनके लीडर हैं, मरकज़ी उनके रहनुमा हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में बरमला ये कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, जिस पे एंकर पर्सन ने उनसे पूछा कि वाकई आप मान रहे हैं कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उस पे एंकर पर्सन ने उनसे कहा कि आपको इस चीज़ पे शर्मिंदगी नहीं? तो उन्होंने कहा शर्मिंदगी क्यों हो, ये तो एक सिलेक्टेड हुकूमत को इक़्तिदार में लाने से कम बुरा काम है। तो नाज़रीन, इसके साथ एक और भी आज डेवलपमेंट थी कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके मुतालिक फजल रहमान साहब ने ये बयान दिया है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, उनका रवैया अब बेहतरी की जानिब गामजन है, यानी इदारे का रवैया बेहतरी की जानिब गामजन है, और इदारा लग रहा है कि अब न्यूट्रल है। फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि गैर मुतल्लिक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाज़रीन, इस तरह की चीज़ें आज आपको सियासत में मिलने को देखने को मिल रही हैं, और जहाँ बात हो पाकिस्तान की सियासत की, तो ये एक इंतहाई गैर यकीनी और एक नामुमकिनात को मुमकिन करने का एक नाम है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, हमारे पाकिस्तान की सियासत ये है कि जब भी कभी नाजुक मौका आता है, जब भी इस तरह की तहरीक अदम एतमाद आती है, तो माजी की तरह छागा मागा की सियासत जिंदा हो जाती है। माजी की जो गलतियां एक दूसरी पार्टी के लोग, अपोजिशन की पार्टी के लोग एक दूसरे के सर भांगते रहे हैं, वही गलतियां, वही चीज़ें दोबारा करते हैं, और ऐसा एक बाजार लगा हुआ है जिसमें वफादारियां बेचने की कीमत है, जिसमें कानून की, इंसाफ की, असूलों की कोई पासदारी नहीं है। अगर किसी को अगर कुछ चाहिए तो वो महज चंद टके हैं। एक इंसान के ज़मीर की कीमत महज इस वक्त आज के दिन 40 से 50 करोड़ की कीमत है। वो कीमत आप किसी रुकने कौमी असम्बली को दें, रुकने सूबाई असम्बली को दें, और उसका ज़मीर खरीद लें। जनाबे वाला, मेरे नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये इसलिए नहीं मार्ज़ वजूद में आया था कि ये आइन के ख़िलाफ़ हो। हम हमारे फैसले, हमारे बैरूनी जो हमारे ग़ुलाम ज़हनों के जो आका हैं, वो जो हमसे कह दें वो हम यहाँ पे मनोमन जो है उस पे अमल करें। हमारे मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर होने चाहिए, मुल्क के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के थ्रू होने चाहिए। हमारी खुद मुख्तारी, हमारी खुददारी हमारे अपने हाथ और अपने हमारे अवाम के हाथ में उसकी इज्जत होनी चाहिए। हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को एक खुददार रियासत बनाना है, एक इस्लामी मुमलकत बनाना है जो कि इस्लाम के नाम पे वजूद में आई, जो कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे वजूद में आई, और जिसके लिए हमने हज़ारों जानों का नजराना पेश किया। नहीं तो खाना पीना रहना हर चीज़ मुतहदा हिंदुस्तान में भी मौजूद थी, लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने हिजरत की, अपनी जानों का नजराना पेश किया एक मुमलकत खुदा दाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए, जहाँ हम अपने 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 जहन, हमारे तशख़्ख़ुस, हमारी मज़हब, हमारी ज़ुबान के साथ हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन अफसोस, अल्लामा इकबाल के इस ख्वाब की, कायद आज़म के इस जद्दोजहद और कोशिश के सिलसिले में जो पाकिस्तान हमने वजूद में आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इस्लामी हुकूमत अता की, वो अपने आगाज़ से ही एक के बाद दूसरी साजिश का शिकार होती रही, और इसी इस्लामी मुल्क को कोई दुनिया का गैर मुस्लिम मुल्क एक आंख नहीं भाता, क्योंकि आज हम दुनिया की वाहिद इस्लामी सुपर पावर हैं, हम वाहिद दुनिया की इस्लामी एटमी ताकत हैं, और हमारा ही वो वाहिद एक मुल्क है जिसकी इतनी मजबूत फौज है।
پاک آرمی جیسی دنیا کی فوج جس کا دنیا میں ایک نام ہے، دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہماری فوج کے، ہماری خفیہ ایجنسیز کے معترف ہیں، لیکن ان کو یہ چیز کبھی ان کے دل میں یہ ایکسیپٹ نہیں وہ کر سکتے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، اس لیے وہ ایک کے بعد ایک موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں ہمارے ملک کی آزادی، خود مختاری، اس کی خودداری کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی حملہ یا ضرب نہ لگا دیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب نے، آپ نے، میں نے، بچہ بوڑھا جوان جو بھی پاکستان کا پاکستانی شہری ہے، مرد و زن ہے، ہر ایک کو اپنے لیڈر جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی خیر مانگنی چاہیے، ان کے لیے دعا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ان کو اس موقع پہ کامیابی سے ہمکنار کریں اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لیڈ کرتے ہوئے اس کو ایک صحیح معنوں میں آزاد مملکت بنانے میں ہر ممکن کوشش کر سکے اور کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، آج کے لیے، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ عمران جامی کو اجازت دیجیے، ان قریب آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارا یہ نیا چینل ہے، آپ اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور اپنی جو بھی تجاویز ہوں ہمیں برملا اس کا اظہار کیا کیجئے تاکہ ہم مزید بہتر کام کر سکیں، جس سے ہمیں ایک حوصلہ بھی آئے گا اور ہمیں کانفیڈنس بھی آئے گا اور بہتر سے بہتر ہم پروگرام آپ کے لیے پیش کر سکیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عمران جامی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔